In fact, let's go live across. Parliament has resumed for the day. पराजित कर चैंपियन बनाने का गौरव प्राप्त किया है। हमें खुशी है कि फाइनल में भी दोनों भारत के खिलाड़ी रहे। ये भारत के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। पूरे विश्व ने देखा है कि इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दोनों भारत खिलाड़ी का हम अभिनंदन करते हैं। इन दोनों भारतीय महिला खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से पूरे देश में अपार खुशी और उमंग का वातावरण है। उनकी इस जीत ने सभी भारतीयों को, विशेष रूप से हमारे युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये सभा सुश्री दिव्या देशमुख एवं श्रीमती कोनेरू हप्पी की इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देती है एवं भावी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती है। ताली तो बजा दो जोर से। क्वेश्चन नंबर 121 श्री मणिकम टेगोर। सर, क्वेश्चन नंबर 121 सर। सर, क्वेश्चन नंबर 121। प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य, Honorable Prime Minister publicly promised to double farmers' income in 2022. It is now 2025. Can the Honorable Minister present official data? Can the Minister not budget allocation figures on whether the farmers' real incomes adjusted for inflation have actually doubled? If not, will the government accept that this grand promise was a jumla and clarify what accountability measures it has taken for misleading the farming community? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने का अभियान निरंतर जारी है। हमने 6 उपाय किए हैं। नंबर 1, सरकार ने उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया, उत्पादन बढ़े। नंबर 2, आय बढ़ाने के लिए लागत घटे। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम मिले। नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करें। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, केवल एक फसल की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, अलग अलग अनेकों प्रयत्न किए। और आज मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पिछले 10 सालों में फसलों का जो उत्पादन है, कुल फूड ग्रेन्स का, खाद्यान्न का, इसमें 246.42 मिलियन टन था 13-14 में, अब बढ़ के 353.96 मिलियन टन हो गया है। दलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 16.38 मिलियन टन से बढ़ के 25.24 मिलियन टन हो गया है। तिलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 27.51 मिलियन टन से बढ़ के 42.61 मिलियन टन हो गया है। और बागवानी का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 280.70 मिलियन टन से बढ़ के 367.72 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। और मैं माननीय ललन सिंह जी आपको भी बधाई दूंगा। किसान ही दूध उत्पादित करता है। दूध का उत्पादन 137.7 मिलियन टन से बढ़ के 239.30 मिलियन टन हो गया है। चाहे मछली का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। और किसानों की आय का जहां तक सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कई किसानों की आय दुगनी से भी ज्यादा बढ़ी है।
और हम जो उपाय कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट की बात कही माननीय सदस्य ने। अरे आपके समय में जब आप उस सरकार का हिस्सा थे यूपीए की, तब केवल 27,000 करोड़ बजट था। बजट है 1,27,000 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एनडीए की सरकार में निवेदन करना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि पहले तो कभी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया जा रहा है और मुझे गर्व है, मोदी है तो मुमकिन है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपया उर्वरकों पर सब्सिडी देने का काम कर रही है, तो मोदी सरकार कर रही है। जब यूपीए की सरकार थी माननीय अध्यक्ष महोदय, तब केसीसी पर जो केसीसी और बाकी संस्थागत लोन मिलता था, वो लोन मिलता था केवल 7 लाख करोड़। आज वो लोन मिल रहा है 25 लाख करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुझे कहते हुए गर्व है कि ये एनडीए की सरकार है जिसने 35,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 1,83,000 करोड़ रुपए का क्लेम किसानों के खाते में डालने का काम किया है। ये एनडीए की सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन पर सब्सिडी दे रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर दिए जा रहे हैं। पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, फलों पर सब्जियों के उत्पादन से लेके बाकी सब चीजों पर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास और ठीक ढंग से खरीदने के प्रयास। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की आय बढ़े, इसलिए इसी सरकार ने फैसला किया कि उत्पादन की लागत पे कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर किसान को एमएसपी प्रदान की जाएगी। जब इनकी सरकार थी तो 50% उत्पादन की लागत पर जोड़ने से कैबिनेट की बैठक में इन्होंने इनकार कर दिया था कि बाजार को विकृत कर देगा। यह संभव नहीं है, ये इनका कहना था। और इसलिए मैं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, नुकसान पर भरपाई की जा रही है और यूरिया हो, डीएपी हो, बाकी उर्वरक हो, सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे किसानों की आय निरंतर बढ़ रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। सर, थैंक यू सर। मैं डबलिंग का बात किया था, बट इनकम डबलिंग का बारे में सीनियर मंत्री है और उनने दूसरा बात किया। कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है सर मेरा। द रिप्लाई सेलिब्रेट्स पीएम किसान एंड अदर स्कीम्स, बट द हार्श ट्रूथ इज टेनेंट फार्मर्स, sharecroppers and landless laborers, for whom leader of opposition Rahul Gandhi ji has been raising for many years, who form more than half the rural agricultural force and still excluded from the benefits. Oh, sir. What is stopping the government from enacting a law or a scheme that recognizes cultivators without land titles, or is that the government only for land owning farmers? Very good. माननीय अध्यक्ष महोदय, कई योजनाएं उन किसानों के लिए चलाई जाती है जिनके पास लैंड होल्डिंग होती है। अलग अलग राज्य सरकारें, चूंकि कृषि राज्य का विषय है, माननीय विद्वान सदस्य ने पूछा है, जो टेनेंट फार्मर्स है उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किया पिछले दिनों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर जिसके पास स्वामित्व है वो किसान, टेनेंट फार्मर को जो खेती कर रहा है लैंडलेस, उसको अगर अधिकृत कर देते हैं तो फसल बीमा योजना का लाभ उनको मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी की खरीद के लिए भी अगर लैंड होल्डिंग वाला किसान अधिकृत करे राज्य की अनुमति से, तो उसको एमएसपी की खरीद भी की जाती है। एफपीओ में भी टेनेंट माननीय अध्यक्ष महोदय मेंबर बन सकता है। और मैं माननीय विद्वान सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो हमारे टेनेंट फार्मर है और शेयर क्रॉपर है जो बटाई पर खेती लेते हैं, उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसे लगभग टेनेंट और शेयर क्रॉपर दोनों मिलाकर, शेयर क्रॉपर 6,55,846 किसान थे, उनको लाभ दिया गया है, और टेनेंट 41,62,814 किसान थे, उनको लाभ दिया गया है। तो टेनेंट किसानों को भी
कई योजनाओं का लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री सुरेश कुमार शेटकर। Sir, whether the government of India is following minimum support price fixation methodology recommended by Dr. M.S. Swaminathan? If so, what is the cost C3 and MSP based on it fixed for the year 2526? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार, जिसने सीधे फैसला किया कि उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाएगी, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 50% जोड़कर ही उत्पादन की लागत पर एमएसपी तय की जाती है और व्यापक पैमाने पर एमएसपी पर फसलों की खरीद हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले की जो सरकार थी, जब उसके पास मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट में यह मामला गया था कि एमएसपी उत्पादन की लागत पर 50% बढ़ाकर तय की जाए, तो उधर की सरकार ने इनकार कर दिया था कि ये बाजार को विकृत कर देगा, ये संभव नहीं है। लेकिन मोदी जी की सरकार में हम एमएसपी पर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय कर रहे हैं और खरीदने का काम भी कर रहे हैं। एक बात बताओ माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज प्लीज, एक माननीय सदस्य, एक मिनट। मैंने मणिकम टेगोर जी को 2 प्रश्न पूछने का मौका दिया, फिर भी बैठे बैठे टिप्पणी करते हैं। जयप्रकाश जी की तो आदत ही बैठे बैठे टिप्पणी करने की है। आप सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, प्रश्नकाल में शोभा नहीं देता आपका। श्रीमती महिमा कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिचौलिए किसान और बाजार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हालांकि वो किसानों की फसल बेचने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर मुनाफे का बड़ा हिस्सा वो खुद रख लेते हैं, जिससे किसानों की कमाई बहुत कम हो जाती है। इससे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति भी कम हो जाती है। किसानों को सीधे बाजार पहुंच या सहकारी समितियों के माध्यम से बिचौलियों पर निर्भरता कम कर उचित मूल्य दिलवाया जा सकता है। किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और उन्हें सीधे बाजार पहुंच या सरकार समर्थित मंचों के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय किसान हितैषी सदस्य मेहमा जी को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने एमएसपी पर खरीद का प्रावधान इसलिए किया कि राज्य सरकार की जो नामित एजेंसी है, उसके माध्यम से किसान की फसल खरीदी जा सके और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, दलहन और तिलहन की खरीद के लिए भी पीएम आशा करके एक योजना बनाई गई है। तुअर, मसूर और उड़द ये 100% खरीदी जाएगी एमएसपी पर, यह फैसला सरकार ने किया है। और बाकी भी जो फसलें दलहन की हो, तिलहन की हो, उसके भी खरीदने की उचित व्यवस्था की गई है। और इसलिए हम लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि बिचौलिए सफल ना हो पाए, किसानों को एमएसपी का जो रेट तय है वो रेट ठीक ढंग से मिल जाए। श्री लालजी वर्मा, संक्षिप्त में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हर बार ये कहा जाता कि हम किसान की आमदनी दूनी कर रहे हैं, लेकिन दूना तभी होगा जब उसका जो लागत मूल है उसका प्रॉफिट मिल सके। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में और कृषि फार्मों पर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो लागत मूल्य आती है, क्या उसको आधार मानकर माननीय मंत्री जी 50% उस पर मुनाफा देते हुए
कृषि एमएसपी लागू तय करने का निर्णय करेंगे और साथ ही साथ फर्टिलाइजर की यूरिया की इस समय कमी है। मान्यवर हर जगह यूरिया की बड़े पैमाने पर कमी है। हम लोगों के जिले में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो क्या इस यूरिया की किल्लत को दूर करने का प्रयास करेंगे? फर्टिलाइजर मिनिस्टर जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया, मैं फिर दोहराता हूं कि ये CSCP राज्य सरकारों से चर्चा करती है। उत्पादन की जो विभिन्न लागतें होती है, चाहे वो लगने वाला मजदूरी हो, जो इनपुट डालते हैं कृषि में, उन इनपुट की कीमत हो, मशीन की कीमत हो, बाकी खर्चे हो, सबको जोड़ के जो लागत निकालती है वो CSCP के माध्यम से उस पर 50% मुनाफा देकर MSP तय की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें से धान की MSP 2013-14 में 1310 थी, अब बढ़ के 2369 हो गई। बाजरा 1250 से 2775 MSP हो गई। रागी की 1500 रुपये से बढ़ा के 4886 रुपया MSP कर दी गई। मक्के की 1310 से बढ़ा के 2400 रुपया MSP कर दी गई। तुअर की 4300 से बढ़ा के 8000 रुपया MSP कर दी गई। मूंग की 4500 से बढ़ा के 8768 रुपया MSP कर दी गई। उड़द की 4300 से बढ़ा के 7800 कर दी गई। मूंगफली की 4000 से बढ़ा के 7263 कर दी गई। सूरजमुखी की 3700 से बढ़ा के 7721 रुपया कर दी गई। सोयाबीन की 2560 से बढ़ा के 5328 रुपया कर दी गई। तिल की 4500 से बढ़ा के 9840 रुपया कर दी गई। राम तिल की 3500 रुपया से बढ़ा के 9537 रुपया कर दी गई। कपास की 3700 से बढ़ा के 7710 रुपया कर दी गई। ये दुगनी तो की है माननीय अध्यक्ष महोदय, MSP भी दुगनी की है, खरीद भी कई गुना ज्यादा की है। जब वर्मा जी को मैं बताना चाहता हूं, जब UPA की सरकार होती थी तो केवल 10 साल में 6 लाख मीट्रिक टन उन्होंने दलहन खरीदी थी। हमने 1,82 लाख मीट्रिक टन खरीद के दिखाई है। तो हम MSP भी बढ़ा रहे हैं, हम खरीद भी रहे हैं, हम किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, हम KCC पर सस्ता ब्याज भी दे रहे हैं, हम विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। तो किसानों की आय दुगनी तो कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन नंबर 122 डॉक्टर संबित पात्रा। प्रश्न संख्या 122 माननीय सदस्य। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्नकाल में एक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं एक संक्षेप तथा प्रत्यक्ष पूरक प्रश्न के रूप में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के पश्चात अकादमी ने उनके पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया तथा क्या सरकार प्रशिक्षुओं को आधुनिक शस्त्र विद्या के अतिरिक्त तकनीकी, साइबर अपराध, शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए क्या पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के अतिरिक्त समावेश की है? धन्यवाद। बोले तो कि संक्षिप्त पूछूंगा, लेकिन 5-7 प्रश्नों को एक साथ उन्होंने कर दिया है। लेकिन आप संक्षिप्त जवाब दे दो। लेकिन हम कोशिश करेंगे। महोदय, अकादमी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 3 नए कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को उपयुक्त ढंग से शामिल किया गया। महोदय, चूंकि जो ये कानून है नए तीनों, यह पुलिस के क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी पुलिस ऑफिसर्स विशेषकर IPS के प्रशिक्षण के लिए वैश्विक स्तर का यह अकादमी है। इसलिए जो तीनों कानून पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जो पाठ्यक्रम में विषयों को शामिल किया गया है, उसका उचित समावेश उसमें किया गया है। जैसे महोदय, प्रौद्योगिकी संचालित न्याय व्यवस्था
पर जोर दिया गया है इन तीनों कानूनों में। इसके लिए भारत सरकार द्वारा शुरू इंटरफेस, ICJS, CCTNS, NCCRP, ई-फॉरेंसिक, ई-कोर्ट, ई-प्रोसिक्यूशन आदि अब पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इन पर जानकारी विस्तृत रूप से दी जाती है। महोदय, न्याय के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। इस पर भी अकादमी ने बहुत जोर दिया है और प्रशिक्षण प्रक्रिया में समय समय पर विषय को कानून और जांच एजेंसियों में शामिल किया है। सिमुलेशन और व्यवहारिक अभ्यास के दौरान इस पर जोर दिया जाता है। प्रीत केंद्रित दृष्टिकोण है इस कानून का, तो इस विषय को कानून और जांच विषयों को एकीकृत किया गया है पाठ्यक्रम में और सिमुलेशन और व्यवहारिक अभ्यासों से इसको सुदृढ़ किया जा रहा है। नए अपराध और परिभाषाएं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है महोदय, इसलिए कि जो नए कानून में जो नए शब्दों का उपयोग है और भावनाओं का, तो उसको परिभाषित करने के पश्चात ही प्रशिक्षण देना अकादमी ने उचित समझा है। फॉरेंसिक और डिजिटल सुधार की कार्य क्षमताओं से परीक्षार्थियों को परिचित कराया जाता है। अब प्रक्रियात्मक नवाचार से भी परिचित कराया जाता है महोदय। चूंकि यह तीनों कानून दंड नहीं, न्याय की भावनाओं से प्रेरित है, अतः अकादमी ने पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में इसको संपूर्ण रूप से समाहित किया है महोदय। कुछ उन्होंने कई प्रश्न किया है, उसमें उन्होंने कहा कि नए हथियारों का आप जानते हैं कि माननीय मोदी जी की सरकार सेना को भी सशक्त तो की ही है, साथ साथ राज्यों के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को भी सशक्त करने के लिए नए नए हथियारों का यहाँ निर्माण भी किया है और जरूरत पड़ने पर हम उसको उपलब्ध भी कराते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर से हमारे पुलिस बल शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, इसके लिए आप जानते हैं कि योग का प्रचलन चला है और हम उसको अपने क्रियाकलापों के साथ साथ व्यवहारिक आदतों में भी हम कुछ ऐसे चीजों का समावेश कराते हैं जिसके तहत हम उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पूरा ख्याल रखकर उसको हम समन्वय करते हैं और इसका बहुत लाभ मिल रहा है। संबित पात्रा जी। महोदय, मैं अपने दूसरे पूरक प्रश्न के रूप में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपराध के बदलते परिदृश्य और दृष्टिगत रखते हुए तथा नई चुनौतियों के आलोक में अकादमी किसी प्रकार से प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और फॉरेंसिक साइंस का उपयोग कर रही है क्या? धन्यवाद। महोदय, निश्चित रूप से अपराध के स्वभाव में परिवर्तन आया है। नई चुनौतियां भी अपराधियों द्वारा खड़ी की जाती है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि चुनौतियां चाहे जो भी रूप लेकर आए, मोदी सरकार उस समस्याओं के समाधान के लिए कारगर कदम उठाती है। महोदय, जहां प्रौद्योगिकी का सवाल है, ड्रोन, कृत्रिम जांच, डार्क वेब निगरानी, नवीनतम फॉरेंसिक उपकरण और तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इसके लिए डिजिटल कक्षाएं, KMS, ई-लाइब्रेरी, LMS, शिक्षार्थी प्रबंधन प्रणाली, इंटरैक्टिव टूल जैसे डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए AI टूल, फिटनेस सुधार की निगरानी के लिए आउटडोर डैशबोर्ड और स्मार्ट वॉच ई सामग्री का उपयोग हो रहा है। महोदय, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में जो उन्होंने बताया है कि क्या उसका हम उपयोग करते हैं, तो कानून को न्याय संगत बनाने के लिए साक्ष्य सबसे बड़ा आधारित होता है और जो न्याय का आधार बनता है वह इसमें बहुत ही उपयोगी होता है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो जांच, डिजिटल फॉरेंसिक, NIC द्वारा विकसित ई साक्ष्य मॉड्यूल का उपयोग हो रहा है। भारत सरकार द्वारा विकसित एप्स, ई-कोर्ट, ई-फॉरेंसिक, ई-कारावास का भी उपयोग हो रहा है। डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी की जांच, सोशल मीडिया फर्जी पहचान, डीप फेक
हनी ट्रैपिंग, डिजिटल गिरफ्तारी, जांच और साक्ष्य संग्रह के लिए उपकरण और उसके तरीकों को भी पाठ्यक्रम में शामिल कर उसको उस रूप में प्रशिक्षित दिया जा रहा है। जांच में सीसीटीवी फुटेज का उपयोग, सोशल मीडिया का भी महोदय इसमें जांच हो रहा है। फॉरेंसिक के विषय में उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, तो आज फॉरेंसिक का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। अपराध स्थल उपकरण, एकीकृत मॉड्यूल, अपराध स्थल उपकरण जैसे SAE-CK और लेजर मापन इकाइयों, किटों, 360 डिग्री लेजर स्कैनिंग कैमरे, ड्रोन स्केचिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए अकादमी ने इस पर भी प्रशिक्षण देने का पुरजोर रूप से काम कर रहा है और इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। एकीकृत मॉड्यूल का भी इसका काफी लाभ मिल रहा है महोदय। बायोमेट्रिक प्रशिक्षण जैसे AFIS CC फुटेज के माध्यम से चेहरे की पहचान, रेटिना स्कैन, चाल विश्लेषण, यह भी फॉरेंसिक का एक बड़ा पार्ट है। इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल अकादमी ने किया है। विशिष्ट फॉरेंसिक मॉड्यूल, उन्नत साक्ष्य प्रबंधन और इंटरैक्टिव प्रणाली में व्यवहारिक अभ्यास, अपराध स्थल पहुंच, घायल या मृत पीड़ितों को उचित देखभाल, प्रतिक्रिया, व्यवस्थित खोज, भौतिक साक्ष्यों को संभालना और फॉरेंसिक फोटोग्राफी के माध्यम से घटना स्थल का दस्तावेजीकरण पर व्यवहारिक प्रशिक्षण अकादमी ने प्रारंभ किया है। Thank you, Speaker, sir. See, because of the increasing unemployment and the highest prices of gold and property, and also the advancement of science and technology, the crime rate is higher day by day. In order to combat these crimes, we also have to update ourselves second by second. I went through the answers, and the relevant topics are covered as drones, challenges in border management, terrorism, cyber security, cyber crime, and all those things. Is the government keen in expanding the curriculum in human trafficking, especially used for flesh trade, domestic slavery, and also organ theft? Moreover, narcotics also is an important subject. Is the government keen in expanding the curriculum in these subjects? Thank you very much, sir. उत्तर जो प्रश्न था, मूल प्रश्न, उसके उत्तर में इन सब बातों को रखा गया है। लेकिन जो भी अपराध का प्रकार महोदय बता रहे हैं, चाहे जिस प्रकार से किसी भी स्वभाव का अपराध हो, उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से हम उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने का हम प्रयास करते हैं। और जो भी समस्याएं, जिस अपराध के रूप को लेकर कोई अपराधी आता है, हम उसी हिसाब से उस पर कार्रवाई करते हैं। और I4C से लेकर आप अभी अपना जो CCTNS है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस प्रकार के अपराधों की पहचान करनी हो या फिर उस अपराधों पे कार्रवाई कानून के हिसाब से करनी हो, तो हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक मॉड्यूल है, NGO के साथ इसको हम समन्वय करके इसको हम करते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आज यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से हम सीमाओं को चौकस किए हैं, कानून का जितना उपयोग कर हम पुलिस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए या भारत सरकार की सभी एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर उस पर हम लगाते हैं, तो आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काफी कमी आई है। आज हम यह दावे के साथ कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 माननीय श्री ईश्वर स्वामी के। क्वेश्चन नंबर 123 माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सभापति पर दिया गया है। माननीय ऑनरेबल मेंबर। நன்றி பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 2022ஆம் ஆண்டு ராஜ்யசபாவில் அளிக்கப்பட்ட பதிலில் 2019-21ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் அபாயகரமான தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர்களின் குழந்தைகளுக்கான மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு எந்த நிதியும் பெறவில்லை என்று அமைச்சகம் கூறியது.
இந்த திட்டம் எஸ்சி மாணவர்களுக்கான மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டு எஸ்சி மற்றும் பிறருக்கான மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டமாக மாறியது. 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவையில் ஒரு கேள்விக்கு அளித்த பதிலில் புதிய இணைக்கப்பட்ட திட்டத்திற்கான நிதி மற்றும் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையின் புள்ளி விவரங்கள் மாறிவிட்டன. அதன் அடிப்படையில் இந்த இரண்டு திட்டங்களும் இணைக்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள் என்ன மற்றும் இந்த புதிய திட்டம் அபாயகரமான அல்லது தூய்மையற்ற தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலரின் குழந்தைகளுக்கு பொருந்துமா மற்றும் அதன் விவரங்கள் என்ன? மேலும் அபாயகரமான தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலரின் குழந்தைகளுக்கு மெட்ரிக் முன்னுதவித்தொகை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த ஏதேனும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதா? அப்படியானால் அதன் விவரங்கள் மற்றும் இல்லை என்றால் அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, खतरनाक कार्यों में लगे हुए जो श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए छात्रावास के बारे में, योजना के बारे में, उनकी छात्रवृत्ति के बारे में। सरकार ऐसे सारे बच्चों के लिए और इसके साथ ही साथ कोविड काल के दौरान जिन बच्चों के माता या पिता का निधन हो गया था, दोनों का हो गया, दोनों में से किसी एक का हो गया, ऐसे बच्चों के लिए भी कोविड के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था, उन बच्चों को शिक्षा निरंतर रूप से जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री चिल्ड्रन केयर फंड प्रारंभ किया गया। और जो पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की चर्चा माननीय सदस्य के द्वारा की गई है, वो अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को दी जाती है। इसके साथ ही साथ ओबीसी के छात्रों को भी दी जाती है। डीएनटी ईबीसी के छात्रों को भी, ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को, उनको भी छात्रवृत्ति प्रदान किया जाने का प्रावधान किया गया है। और तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक में 21-22 से 24-25 तक 26,57,123 छात्रों के लिए 2,899.8 करोड़ रुपया दिया गया। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में 2022-23 से 24-25 तक 10,40,619 छात्रों के लिए 219.42 करोड़ रुपया दिया गया। इसी तरह से पीएम यशस्वी योजना में हमारे ओबीसी ईबीसी डीएनटी के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से तमिलनाडु राज्य में 2021 से 25-26 तक 151 करोड़ 57,32,000 रुपये की राशि 21.89 लाख छात्रों को प्रदान की गई। और पोस्ट मैट्रिक योजना में 1920-21 से 1925-26 तक 637.30 करोड़ रुपए की राशि 20.62 लाख छात्रों को प्रदान की गई। Honorable member supplementary. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தகவல் அறிவு உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்திற்கு அமைச்சகம் அளித்த பதிலின்படி பிரதான் மந்திரி ஆதர்ஷ் கிராம் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்திற்கு இன்னும் ரூபாய் 184.23 கோடி நிதி கிடைக்கவில்லை. கூடுதலாக 2020-21ஆம் ஆண்டில் இந்த திட்டத்தின் கீழ் மாநிலத்திற்கு எந்த நிதியும் கிடைக்கவில்லை. இதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டுக்கு தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட முழு தொகையும் பெறவில்லை என்பது ஒன்றிய அரசுக்கு தெரியுமா? அப்படியானால் இதற்கான காரணங்கள் மற்றும் இதை நிவர்த்தி செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றிய விவரங்களை அறிய விரும்புகிறேன். மேலும் ஒன்றிய அரசு 25-26ஆம் ஆண்டில் 4 புதிய என்ஜிஓக்களுக்கு முதியோர் இல்லம் அமைக்கவும் அதை முறைப்படி பராமரிக்கவும் அனுமதி அளித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு இதற்காக எவ்வளவு தொகை ஒன்றிய அரசு அளித்துள்ளது? அந்த 4 என்ஜிஓக்களின் பெயர் என்ன? அது எங்கு அமைய இருக்கின்றது என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். நன்றி. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तमिलनाडु राज्य में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के संबंध में माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, तमिलनाडु राज्य की कुल जनसंख्या 7,21,47,030 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की संख्या 1,44,38,445 है, जो कुल जनसंख्या का 20.1% है। और तमिलनाडु देश के उन 5 टॉप राज्यों में से है
जहां पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पूर्णतः राशि उठाई गई है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में तमिलनाडु में 2021-22 से अब तक आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 555.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और तमिलनाडु में 2918 गांव में से 2915 गांव आदर्श ग्राम घोषित किए गए। वहां पर 6,821 कार्य किए गए और 32.81 लाख की आबादी लाभान्वित हुई है। उन्होंने जो 4 एनजीओ के संबंध में प्रश्न उठाया है, वो 4 एनजीओ की सूची और स्थानों के बारे में उनको अवगत करा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में अनुदान सहायता के अंतर्गत 2021 से 2022 तक कृषि मृदा संरक्षण, खाद्य संस्करण, पशुपालन आदि योजनाओं के लिए तमिलनाडु सरकार को 358.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और इससे 22,700 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। छात्रावास घटक में इसी में आदर्श ग्राम योजना में 2021-22 से अब तक तमिलनाडु में 4.88 करोड़ रुपए जारी किए गए, 4 छात्रावास स्वीकृत हुए और 300 छात्रों को आवासीय सुविधा प्राप्त हो रही है। श्री आलोक कुमार सुमन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को अधिकरण के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वेंचर कैपिटल फंड से किस तरह की मदद दी जा रही है? तमिलनाडु का पूछ रहे हो, बिहार का पूछ रहे हो आप? सर, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित है, जो पूरे देश की बात है। अच्छा, मैंने कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मूलतः तमिलनाडु का है और वेंचर कैपिटल फंड योजना से तमिलनाडु में अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे बंधुओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 2020-21 से 2025-26 तक कुल 7 लाभार्थी कंपनियों को 29.86 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 17.4 करोड़ रुपए की राशि वितरित भी की जा चुकी है। और असीम के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक 6 लाभार्थी कंपनियों को 1.8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 0.36 करोड़ की राशि वितरित भी की गई है। और वेंचर कैपिटल फंड बीसी के अंतर्गत वेंचर कैपिटल फंड ओबीसी के लिए तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक 1 लाभार्थी कंपनी को 6.89 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 5.13 करोड़ रुपए की राशि वितरित भी की जा चुकी है। श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल माननीय मंत्री से तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। सर, तमिलनाडु राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों को प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एडीपी योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में पिछले 5 वर्षों में कितने लाभार्थियों को सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान किए गए तथा कितनी राशि उपयोग की गई, ये माननीय मंत्री जी इसको बताने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्या तमिलनाडु तक विस्तार कर रहे हो क्या? सर, पूरे देश में करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज सदन के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत का दृश्य यहां पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न तमिलनाडु का है, लेकिन उसके संबंध में सप्लीमेंट्री माने बिहार के सदस्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश के माने चंद्रशेखर जी के द्वारा, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उस परिकल्पना को साकार होता हुआ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिस भावना को लेकर माननीय सदस्य ने तमिलनाडु में सामाजिक कल्याण के संबंध में प्रश्न उठाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम की जो शुरुआत की गई थी, ये तमिल की संस्कृति को काशी की संस्कृति से जोड़ने की जो ऐतिहासिक पहल हुई थी, ये सामाजिक समरसता का सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सार्वभौमिकता का ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज हमारे तमिलनाडु के प्रश्न पर हमारे बाकी राज्यों के भी माननीय सदस्यों के द्वारा उसमें सहभागिता जोड़ी जा रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस सदन के अंदर हम और आप बैठे हुए हैं, इस सदन का जब भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, इस सदन के जब लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम में भी तमिलनाडु से संत यहाँ पर आए थे
और उन संतों की गरीबों में उपस्थिति में इस सब भवन का भूमि पूजन भी हुआ था और लोकार्पण का कार्यक्रम भी हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं तो माननीय सदस्य को धन्यवाद करना चाहता हूं। हम तो सामाजिक समरसता के उस भाव को लेकर चल रहे हैं जो तिरुवल्लुवर संतम जी को उतने ही सम्मान के साथ में केवल तमिलनाडु में नहीं पूरे देश में उनके द्वारा रचित पुस्तकों के बारे में अध्ययन पूरे देश की जनता करती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को साकार करने का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। माननीय चंद्रशेखर जी ने जो प्रश्न किया, तमिलनाडु राज्य में पिछले 5 वर्षों में एडिप योजना से कितने दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण हुआ, उससे कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए, कितनी राशि दी गई। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए एडिप योजना के अंतर्गत जो सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं उनको टिकाऊ परिष्कृत और वैज्ञानिक तरीके से यंत्र उनको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वो अपनी दैनंदिन गतिविधियां ठीक ढंग से कर सकें। उनके दिव्यांगताओं को प्रभाव को कम करके उनकी क्षमता को बढ़ा करके उनके अंदर स्वावलंबन का स्वाभिमान का भाव जागृत करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई और तमिलनाडु राज्य में 2020-21 से 2025-26 तक दौरान 376 शिविरों का आयोजन किया गया और इन शिविरों के माध्यम से 45.68 करोड़ रुपए की लागत से 57,773 लाभार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। ये 2021 में 50 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 8,407 लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए। हनुमान जी, आप जवाब दीजिए। 2021-22 में 50 शिविर आयोजित किए गए, 22-23 में 71, 23-24 में 86, 24-25 में 54 और 2025-26 तक अब तक 21 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से 376 शिविरों के माध्यम से 57,773 लाभार्थी लाभान्वित हुए और 45,68 लाख की राशि से इन सबको लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से भी हमारे ऐसे सीनियर वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष की आयु सूची के नीचे रहते हैं, इनके लिए भी उनकी शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछले 5 सालों में 1.14 करोड़ रुपए की लागत से 1559 वरिष्ठ नागरिकों को 4,753 सहायक उपकरण प्रदान किए गए, जिनमें कैंप और वॉक इन सेंटर से भी वितरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 124 124 श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि। Thank you, sir. So, question number 124. उत्तर सभा पटल पर। So, I'd like to know, in the reply the minister has given us, the funds for Tamil Nadu has been decreasing. In 17-18 it was around 731 crores. The next year it was around 800 crores. But this year it is only around 400 crores. I'd like to know why, what are the reasons the funds have been reduced, and whether the government is aware that states are not being fully given their allocated funds. In many states the funds have been reduced, it's just not Tamil Nadu. And what are the monitoring mechanisms in place to ensure that the states receive the full funds? Thank you. अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू पंचायतों में कैसे बढ़ाया जाए उससे, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है कि पंचायतों को दी जाने वाली राशि घटी है। नहीं, पंचायतों को दी जाने वाली राशि कभी नहीं घटी। प्रधानमंत्री